नमस्कार दोस्तों। आज 22 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आज जो हमें पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है ही, है ना। हम सीधे पेज नंबर 8 पे चलते हैं और पेज नंबर 8 पे जो हमें पढ़ना है वो द एलओसी एग्रीमेंट ऑफ 2007। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ है? हमारा पाकिस्तान के साथ। ये जो एग्रीमेंट हुआ है 2007 में, ये क्या कह रहा है? डिजर्व ए रीलुक, मतलब फिर से देखने की जरूरत है, इस पे बात की जा रही है। तो एलओसी में क्या मामला है, इससे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप इसे देख सकते हैं। बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तबीयत खराब है मेरी, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताऊं ही, है ना। तो आप इसे क्षमा करेंगे, बीच में दिक्कतें आती हैं तो बस आप ये ध्यान रखेंगे, कंटेंट का ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे। तो एलओसी एग्रीमेंट को रीलुक कहा है, सुहासिनी हैदर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और तो इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद एक और है अगली न्यूज, बॉटेनिकल गार्डन एंड लाइफ ऑन अर्थ। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। अर्थ डे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत अमेरिका से की गई थी और इसी पे बॉटेनिकल गार्डन एंड लाइफ ऑन अर्थ, है ना, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किस तरीके से हम ह्यूमैनिटी के लिए जो पूरा पर्यावरण या पर्यावरण का जो संरक्षण है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे बात की गई है ना। यहाँ पे लिखा गया है, ऑन दिस अर्थ डे वी शुड सेलिब्रेट द रिसेंट डिसीजन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट to establish a large botanical garden. The Chengalpattu Botanical Garden is the state of is important welcome piece of news. आपको यहाँ पे देखना है कि बॉटेनिकल गार्डन किस प्रकार से सहायता करती हैं और ये जो हमारे आसपास जो वनावरण है या वन है वो मानव जीवन में या मानव के पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को या पहलुओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे है सीधा, ऑलिव रिडले कछुए। ऑलिव रिडले कछुए आपको पता होगा, ऑलिव रिडले कछुए ओडिशा के तट पे पाए जाते हैं। ओडिशा में जो पुरी का तट है या उसको चिल्का झील कह लें, वहाँ पे ऑलिव रिडले पाए जाते हैं और ऋषिकुल्या बोला जाता है। द ऋषिकुल्या बीच हैज होस्टेड अराउंड 6.37 लाख टर्टल्स, हाईएस्ट एवर कॉन्ग्रेशन, है ना। तो इसको आपको देखना है, ऑलिव रिडले कछुए किस प्रकार के पाए जाते हैं, IUCN में कौन से उसमें आते हैं, रेड लिस्ट है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में है, तो ये आपको देखना है। साथ ही ये यहीं पे क्यों प्रवास करते हैं ये भी आपको समझना है। ऐसे कई जो जानवर हैं या ऐसे कई पक्षी हैं या ऐसे कई जीव जंतु हैं जो भारत प्रवास करते हैं और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं और फिर प्रजनन करने के लिए ही भारत आते हैं और यहाँ प्रजनन करके अपने जनसंख्या वृद्धि करते हैं और फिर वो अपने नेटिव देश या जो घरेलू देश है वहाँ लौट जाते हैं। तो इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 13 पे और वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी गई है, UN रिपोर्ट ऑन द चार्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, UN रिपोर्ट ऑफ द चार्ट्स, है ना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं जो ग्लेशियर्स हैं, वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही है बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और ये यदि बहुत तेज़ी से पिघले तो इसका अर्थ सीधा सीधा होगा समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वर्षा की अधिकता, बाढ़ की अधिकता, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, और यह पूरे विश्व में होगा, जिससे क्या होगा, फसल चक्र का नुकसान होगा, मानव के समृद्धि में या मानव के विकास में एक बाधक बनेगा और तटीय शहरों या तटीय देशों या द्वीपीय देशों के लिए यह एकदम से
खतरनाक साबित होगा या उनके अस्तित्व को भी समाप्त कर सकता है। जैसे बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो बहुत ही ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा कारक कौन सा है, तो मानवीय कारक हैं। प्राकृतिक कारक भी हैं लेकिन मानवीय कारक इसमें ज़्यादा सहायक हैं। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लें। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लेशन इजिंग, है ना। डिमांड जो है वो मजबूत है, इन्फ्लेशन इजिंग, महंगाई दर के लिए थोड़ा सा वो है। अब बीट सिग्नल है, एग्रीगेट डिमांड कंडीशन रिमेन रिसिलियंट इन इंडिया सपोर्टेड बाय अ रीबाउंड इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस नॉट आरबीआई ऑफिशियल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डिमांड है वो ठीक ठाक है, मजबूत है, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप दो चीज़ें पढ़ लीजिए कि डिमांड कैसे बाजार को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन क्या है ना। इन्फ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं और डिमांड कैसे बाजार को कंट्रोल करता है। डिमांड और सप्लाई का रूल क्या है, इसको आप जरूर देखेंगे, है ना। दोस्तों क्या है कि जब हम निकलते हैं कुछ करने के लिए तो रास्ते में कई सारे लोभ, प्रलोभन, इस तरीके की चीज़ें मिलते हैं। जैसे आप ये समझो कि आप एक मंदिर के लिए निकल रहे हो। मंदिर, आपको पता है इस मंदिर तक जाना है, पर आपको रास्ते में प्रसाद बांटने वाले, है ना, कि ये प्रसाद ले लो, 50 रुपये का प्रसाद है या 101 रुपये का प्रसाद है, ये प्रसाद ले लो। आपको पता है आप बिना प्रसाद के भी मंदिर जा सकते हो, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा है और आप पूजा करने जा रहे हो, है ना। कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और रास्ते में प्रसाद बांटने वाले बहुत हैं। प्रसाद का मतलब ज्ञान बांटने वाले। ज्ञान क्या बांट रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें बांट रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसमें आप रील देख रहे होंगे, बहुत सारे अट्रैक्टिव रील बनाए जा रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, वो जाल बिछा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको खुद से ही पढ़ना है। कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी आपकी सहायता, वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो एक बना बनाया ढर्रा बना रहे हैं। वो आपको यूपीएससी के लेवल पे नहीं बता रहे हैं, वो आपको एक लेवल पे बता रहे हैं जितना ज्ञान उनको है। वो आपके साथ पढ़ नहीं रहे हैं, वो आपके साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो आपको जो आप खुद पढ़ सकते हो उसी को दोहरा रहे हैं। पर आप में कमजोरी क्या है कि आप खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते, आप रेडीमेड चाहते हो, सारी चीजें रेडीमेड चाहते हो। तो रेडीमेड जब आप चाहोगे तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाएगा, आप कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। जैसे अभी एनसीईआरटी के कई क्रक्स आ चुके हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इसका समरी दे रहे हैं, हम इसको एक क्रक्स के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे कोई भी व्यक्ति एनसीईआरटी को क्रक्स के रूप में कैसे दे सकता है? जिन लोगों ने एनसीईआरटी बनाई है उन लोगों ने भारत सरकार के कहने पर बनाई थी और वो उस समय के सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे। विश्वास कीजिए, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ओल्ड वाली, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का ज्ञान होगा जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। आप ये ध्यान रखो कि यह उनके लिए कहा जाता है जिनका बेसिक मजबूत है, जो बेसिक चीजें जानते हैं। जो एकदम से कुछ नहीं जानता उनके लिए मैं कहता हूं अनिवार्य है, कंपलसरी है ओल्ड एनसीईआरटी, है ना। तो आप पढ़ें और खुद से 6 से 8 घंटे तक मेहनत करें। यदि आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं या पीसीएस एग्जाम के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। आप ये मत समझो कि 3-3 घंटे की 2 क्लासेस लेने के बाद वो मेहनत है आपकी, वो मेहनत नहीं है। क्लास 1 घंटे की होनी चाहिए, 1 घंटे के बाद आप सुनना बंद कर देते हैं। आप ध्यान देना, मैं बहुत हद तक आपको बता रहा हूं, मतलब बहुत एकदम से जेन्युइन बात बता रहा हूं कि आप जब क्लास लेते हैं, जब आप किसी कोचिंग संस्थान में क्लास लेते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक कंसंट्रेट कर पाते हैं, उसके बाद आपका मन डाइवर्ट होता है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं
और यदि आपका मन पढ़ने में लग रहा है तो आप डाइवर्ट नहीं होते, फिर आप उसमें घुस जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान करिए, कोशिश करिए कि आप खुद से पढ़िए, है ना। ठीक है, आपने कोचिंग ले ली है तो कोई बात नहीं, आप उन चीज़ों को तो पढ़ें ही, साथ साथ बेसिक क्लियर करते चलें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो आप इन कामों को करें। बाकी मुझसे कोई सहायता चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ होता है। और फिर मिलते हैं कल एक क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।